केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी इस समय हमारे सामने मौजूद हैं और मुझे लगता है कि जब कानून मंत्री की उपस्थिति होती है तो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो लोगों के जहन में होते हैं और आज हम चाहेंगे कि ये सारे जवाब आपसे ले सके। एक बार तालियों के साथ जोरदार स्वागत कीजिए। थैंक यू शिखा जी। और सर, जब भी आपका जिक्र होता है, जैसा कि हमने एबी भी देखा, मेघवाल जी हमने देखा कि बड़े ज़मीन से जुड़े हुए एक नेता के तौर पर आप जाने जाते हैं और अभी अभी सर ने भी कहा कि अंबेडकर जी के बाद आप पहले ऐसे नेता हैं जो कि उस वर्ग से आते हो और आजकल तो चर्चाएं भी बहुत इस तरीके की होती है। हरियाणा में जिस तरीके से अप्रत्याशित जीत आपको मिली है, सबसे पहला सवाल उससे जुड़ा हुआ है, क्या आपको भरोसा था कि ये जीत आपके सिर पर ये जो सहरा है वो सजने वाला है बीजेपी के? देखिए, आपने पहला ही सवाल बहुत अच्छा सवाल पूछा शिखा जी, उसके लिए धन्यवाद और बधाई। और अभी समसामयिक भी है वो सवाल। मुझे भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारक के नाते जिम्मेदारी दी और मैं कम से कम 10 जिलों में तो गया था। गुरुग्राम को विशेष रूप से देख रहा था और रोहतक में इनका, हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश का कार्यालय है, उसमें मेरी 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जी। जो मुझे लगा कि वहाँ जो वोकल वोटर था वो कांग्रेस ज़्यादा कर रहा था, लेकिन गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट का जो हमारा काम था, जो और जिसको फायदा हुआ था, वो वोटर साइलेंट था जी। तो जो सर्वे करने वाले लोग थे या जो हरियाणा घूम के आते थे, वो जो साइलेंट वोटर था ना, उसको पहचान नहीं पाए। हम जब फील्ड में थे तो हम सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी पोजीशन पे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हम बार बार कह रहे थे, मैं तो बेहतर प्रदर्शन करूंगा, हरियाणा में बीजेपी करेगी, ये मैं कहता ही था। और मेरे क्षेत्र में मैंने कहा गुरुग्राम में हम करेंगे और चारों के चारों जीते। लोग कहते हैं चारों थोड़ी जीत पाओगे, तो हमने कहा चारों जीतेंगे। यमुनानगर गया, मैंने कहा यहाँ ठीक है 50-50 रहेगा, वहाँ 50-50 रहा। लेकिन जो साइलेंट वोटर था ना, उसने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया। वो ये सर्वे वाले अनुमान नहीं लगा सके। हमें तो था कि हमने काम अच्छा किया है तो जनता हमें रिपीट करेगी। और जब से हरियाणा बना है तब से किसी भी सरकार को हरियाणा ने तीसरी बार लगातार सत्ता में नहीं बैठाया जी। ये हरियाणा की जनता का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार सत्ता में स्थान दिया। जी सर, लोकसभा का चुनाव जब हुआ तो रिजर्वेशन जैसे कुछ मुद्दे थे और कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने जैसे, कुछ संविधान को बदलने जैसे मुद्दे जो विपक्षी पार्टी द्वारा रखे गए, आपको लगता है क्या कि उसने आपको नुकसान पहुंचाया, लेकिन यही हरियाणा में राहुल गांधी की रिजर्वेशन वाली स्टेटमेंट ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया? नहीं, देखिए, मैं इसको ऐसे लेता हूं, कांग्रेस पार्टी का ये मेरे ख्याल में शुरू से ही ऐसा आचरण रहा कि वो भ्रम फैला करके वोटों को प्रभावित करने का काम। अगर मैं बात करूं तो 1952 का आप चुनाव देखिए। हम जिस जगह बैठे हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से ये जगह है। और बाबा साहब 1952 में चुनाव लड़ रहे थे नॉर्थ बॉम्बे से। कुछ ऐसे लोग थे संविधान सभा में जिन्होंने नेहरू जी को जाकर के कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपनी विद्वता दिखाई है संविधान निर्माण में, और जितने भी आपके आर्टिकल हैं संविधान के, सबकी पायलटिंग उन्होंने की और कोई बिंदु आता था तो सबका जवाब भी उन्होंने डिबेट में दिया। ऐसे विद्वान आदमी के सामने या तो क्यों कैंडिडेट आप खड़ा करते हो, या फिर करो तो कोई कमजोर सा करो, चाहे जीत जाए। उन्होंने कहा नहीं, वहां हरियाणा है, ये विषय था। फिर 52 में उन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा का, तो नेहरू जी उनके खिलाफ प्रचार करने गए। यहां तक भी ठीक है, फिर समीक्षा बैठक ली नेहरू जी ने। ये सब रिकॉर्ड अब आ गए हमारे सामने। अब रिकॉर्ड में कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर कैसे हार सकते हैं, तो उन्होंने कहा साहब ये तो बहुत जीत रहे हैं। ये जो टेक्सटाइल के जो मिलों वाले लोग हैं, बाहर आकर के बार बार कह रहे हैं बाबा साहब को जिताना। बोला पहला ही वोट कर रहे हैं ना, इनको वोट देने का तो ज्यादा अनुभव नहीं है ना, भ्रम फैलाओ। बोला क्या फैलाएं? उन्होंने कहा कि यहाँ ये दो लोग खड़े हैं ना, कहा 2 लोग खड़े हैं, डांगे जी भी खड़े हैं जनरल से, और ऐसी की सीट से डॉक्टर अम्बेडकर खड़े हैं। कुछ ऐसी सीटें थी जहां एक ही सीट पे 2 लोग खड़े होते थे। ये 52 में भी रहा, 57 में, उसके बाद बंद हुआ, एक सीट पे एक ही। तो जनरल कैंडिडेट के रूप में डांगे थे और रिजर्व कैटेगरी के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर थे बॉम्बे नॉर्थ से। तो उन्होंने कहा भ्रम फैलाओ
ये अभी तो राहुल गांधी जी अभी थोड़ी भ्रम फैला रहे, नेहरू जी भी उस समय फैला रहे थे भ्रम। बोला कैसे फैलाएं, उन्होंने कहा 2 वोट देंगे तब वो बाबा साहब जीतेंगे। तो जो लोग आए पहली बार वोट कर रहे थे, लेबर क्लास अधिकतर, और आज भी एजुकेशन का रेशो अभी पूरा 100% नहीं पहुंच पाए, उस समय तो बहुत कम था, 16% था शायद। तो उन्होंने कहा आप 2 वोट दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं हमें बाबा साहब अम्बेडकर को जीताना। बोला हाँ उनको दीजिए, लेकिन साथ में 1 वोट और करेंगे तभी वो जीतेंगे जी। तो बाबा साहब के वोट जो खारिज हुए वो मेरे ख्याल में 74,000 और कुछ वोट हैं, 323 ऐसा खारिज वोट, और बाबा साहब चुनाव हार गए 12,000 समथिंग वोटों से। जी। अगर वो वोट खारिज नहीं होते, क्यों खारिज हुए, कि वो बाबा साहब के वोट हैं, लगे हुए हैं वोट, लेकिन उन्होंने कहा 2 देने पड़ेंगे, तो एक आदमी ने किसी और को बोला किसको दें, किसी को दे दो, जबकि ऐसा नहीं था। उसका डांगे का बैलेट अलग था, उसमें देना था डांगे को वोट, अगर जीताना था तो, और बाबा साहब का वोट अलग था, अलग देना था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं 2 दो। तो ऐसा ही भ्रम हमारे 24 के चुनाव में राहुल गांधी जी ने फैलाया कि अगर 400 सीटें आ गई बीजेपी की तो ये संविधान बदल देंगे। संविधान कैसे बदला जाता है, इंदिरा जी ने बदला संविधान, तब ध्यान था उनको नहीं, प्रियम्बल भी बदल दिया। और हमारा कार्यकाल लोकसभा का 5 साल का था, वो इंदिरा जी ने 6 साल का कर दिया। उसको संविधान बदलना कहते हैं फिर भी, लेकिन फिर भी उसके सिस्टम में न्यायपालिका समीक्षा करती है। उसके बाद अगर गलत किसी ने कर दिया तो संविधान में बदले हुए को भी चेंज कर देते हैं, उसको नल एंड वाइड घोषित कर देते हैं। हमारे यहाँ संविधान की रक्षा करने का काम न्यायपालिका को दिया हुआ है। तो कौन बदल रहा था संविधान, लेकिन भ्रम फैलाया अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें जीत गई तो संविधान बदल देंगे, भ्रम था। और ऐसा ही रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे, ये भ्रम था। अब ये उनके बैकअप माइंड में था, तो वो वहां जाकर के बोल गए जो आपने अभी प्रश्न किया। वो विदेश की धरती पे गए और उन्होंने किसी ने प्रश्न किया, किसी पत्रकार ने किया था शायद, पता नहीं किसने किया, मुझे याद नहीं आ रहा किसने किया। उन्होंने प्रश्न किया, हाँ हाँ बट टाइम विल कम, वी विल अबॉलिश द रिजर्वेशन, तो बोल गए जी। अब उन्होंने कहा साहब आपने इसको भुनाया, भुना नहीं था, लूज बॉल पे तो छक्का लगाना ही चाहिए ना। तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया निश्चित रूप से कि राहुल गांधी जो है वो रिजर्वेशन समाप्त करना चाहते हैं। और दूसरा बड़ा विषय था वहां, मैं तो खुद उस फील्ड में था, मैं अनुसूचित जाति वर्ग में भी खूब गया जी। वहां विषय था कि कांग्रेस ने एक नारा लगाया। अब कांग्रेस नारा ये लगाना चाहिए था ना अब की बार कांग्रेस सरकार, लेकिन कांग्रेस ने नारा लगाया अब की बार हुड्डा सरकार जी। तो जो शैलजा जी के समर्थक थे उन्होंने कहा हुड्डा जी बनेंगे क्या मुख्यमंत्री, तो उन्होंने कहा भाई आपने तय कर दिया क्या हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस की सरकार आ रही है, हुड्डा जी बनेंगे क्या, हाँ अब की बार हुड्डा सरकार। बोला शैलजा जी, तो शैलजा जी को उन्होंने जाति सूचक गालियां दी हुड्डा समर्थकों ने, ये तो ओपन किया ना। तो उसके बाद अनुसूचित जाति वर्ग को लगा के शैलजा जी का जो अपमान हुआ है उसका हम बदला लेंगे। ये कई ऐसे फैक्टर जुड़ते गए, गुड गवर्नेंस डेवलपमेंट से हमने शुरू किया काम, और राहुल गांधी जी ने वहां बोला उसका भी इफेक्ट यहाँ पड़ा, और फिर शैलजा जी का अपमान किया उसका भी इफेक्ट पड़ा। और जो हमारा काम था बिना पर्ची बिना खर्ची के बीजेपी वाले काम करते हैं। और हुड्डा जी के समय तो मिर्चपुर कांड भी तो हुआ था ना, वाल्मीकि समाज को आपको छोड़ना पड़ा, पूरा गांव छोड़ना पड़ा। तो ये सब चीजें हुई, उससे हरियाणा की जनता को लगा कि हुड्डा सरकार अगर आई तो अन्याय और अत्याचार करेगी, हमें उसे वोट नहीं देना, और भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया। मैं आपके माध्यम से हरियाणा की जनता का आभार प्रकट करता हूं। यानी सर ये जो अप्रत्याशित जीत आपको मिली है उसके लिए आप पहले से ही तैयार थे, आपको पता था ये होना है? नहीं, हम तैयार ही थे, तभी तो हमें इतने लोगों को लगाया। हमारे अमित शाह जी लगातार मीटिंगें ले रहे थे, हमारी फरीदाबाद में एक मीटिंग हुई थी, रात को 2-2:30 बजे समाप्त हुई थी, तब भी हम उठे थे, तब हमने तय किया था बहुमत आएगा हमारा। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई अचानक आ गया था, लगातार तैयारी में थे हम। हमारे बूथ लेवल पे मीटिंगें हो रही थी। मैं आपको 20 मीटिंगें तो मैं ही करके आया हूँ, और संगठन की अलग मीटिंग, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने रोहतक में की, गुरुग्राम में बड़ा कार्यक्रम था मीडिया का, उसको भी मैंने अटेंड किया, आपका भी एक कार्यक्रम था मैंने अटेंड किया जी, मुझे याद है। सर पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री खुद वहां पर जा रहे हैं, विपक्षी पार्टियां कह रही है कि अंदर खाने क्या कुछ प्रॉब्लम है कि गृह मंत्री शाह को पहली बार पर्यवेक्षक के तौर पर जाना पड़ रहा है, सब ठीक है? देखिए ये तो अब विपक्ष कुछ भी आरोप लगाते रहते हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा है भारतीय जनता पार्टी की कि जब चुनाव होता है और विधायक दल की बैठक होती है तो सीनियर आदमी पर्यवेक्षक बन के जाते हैं। अब क्या वेंकैया नायडू कम सीनियर जूनियर थे क्या? दिल्ली यूपी का जब हुआ था विधायक मंडल की बैठक तो वेंकैया नायडू थे उसमें,
राजनाथ सिंह जी भी कई बार गए हैं। तो इसमें सीनियरिटी का कोई विषय नहीं है जी जिसकी ड्यूटी लगती है, भारतीय जनता पार्टी जिसकी ड्यूटी लगाती है वो जाते हैं। गृह मंत्री जी भी हैं, साथ में मध्य प्रदेश के सीएम साहब भी। जी जी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के मेघवाल जी क्या तैयारी है आपकी, क्योंकि जो आपके साथ कभी रहे फिर साथ छूटा वो भी आपकी तारीफ कर रहे हैं। हरियाणा का चुनाव आप जीते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर चुनाव अगर जीतना है और जो स्ट्रैटेजी होती है वो किसी से सीखी जाए तो बीजेपी हो। संजय राउत साहब की तरफ से ये लेख छापा गया था हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद। तो क्या ये जो दोस्ती है वो दोबारा देखने को मिल सकती है? देखिए, हम सभी स्तर पे काम करते हैं। हमारी पार्टी का मेरे ख्याल में जो हमारे रणनीतिकार जो भी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर के अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, जो हमारे संगठन के महामंत्री BL संतोष जी, सभी और प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व रहता है। हम संगठन की हर बारीकी को इसमें समझते हैं। जहाँ मीडिया का जैसे क्या मीडिया में कहना है उसकी भी हमारी ट्रेनिंग होती है। हमारे जो लोग फील्ड में जिनको जिला प्रभारी बना करके भेजते हैं उनकी भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है। हमारे यहाँ जो संगठन के आपके प्रभारी होते हैं और फिर मंत्री प्रभारी होते हैं उनको भी सीख दी जाती है कि आपको क्या वहां जाकर के काम करना है। जैसे हमारी एक ट्रेनिंग हुई तो हमारे उस ट्रेनिंग में किसी ने पूछा कि साहब वहां प्रभारी तो पहले ही लगे हुए हैं, हमें क्या काम करना। तो हमारे जो हमें ट्रेनिंग देने वाले थे उन्होंने कहा कि हमारा सिद्धांत रहना चाहिए जहां कम वहां हम, हमें कुछ नहीं करना। वहां जहां कमी दिखती हो चुनाव सिस्टम में, जहां कम वहां हम, बस वहां लग जाओ। कभी ये कमी है उसमें लग जाओ। तो ये हमारा सिस्टम बीजेपी का रहता है। लेकिन सर अभी भी आपने जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि जिस तरीके से ये पार्टी पहले टूटती है फिर एक साथ होती है, और जम्मू कश्मीर का भी मैं यहाँ जिक्र करूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि महाराष्ट्र को आप क्लियर करें। अभी अभी इलेक्शन के डेट्स अनाउंस हुए हैं, हो गए, आज ही हुई है, जी अभी थोड़ी देर पहले अनाउंस हुई है। तो महाराष्ट्र को लेकर के क्या तैयारी, क्या रणनीति है, क्योंकि किसान तो वहां पे भी मौजूद है। हरियाणा के किसानों ने सपोर्ट किया आपको? हरियाणा के सभी वर्गों ने सपोर्ट किया, और मैंने कहा जैसे साइलेंट वोटर भी था, विशेष करके महिलाओं ने बहुत सपोर्ट किया जी। तो महिलाएं महाराष्ट्र में भी तो सपोर्ट करेगी ना मोदी जी को, जी निश्चित रूप से करेगी। मोदी जी जब भी आते हैं, ये तीसरा टेन्योर है तो कुछ बड़ा करते हैं। हर बार हमने देखा है जितने भी टेन्योर में। क्या ये माना जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन वो प्रमुख रूप से आप इस बार लाने वाले हैं, ये कानून आने वाला है? देखिए, यूसीसी ये अभी का मुद्दा नहीं है। जब संविधान बन रहा था तब भी ये चर्चा में आया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये समय है, हम कई सेक्टर में ये कानूनों के माध्यम से यूनिफॉर्मिटी की ओर बढ़ गए हैं। जैसे CRPC सब पे लागू होती है, प्रॉपर्टी एक्ट सब पे, उनका भाषण है, हमें इसमें बढ़ना चाहिए। लेकिन जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे वो नहीं बढ़े। फिर देश में चीजें बढ़ती गई। 2014 में मोदी जी आए, लॉ कमीशन के पास ये विषय गया। अब आपने इसलिए मेरे से पूछा कि मैं लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय देख रहा हूं, तो अभी लॉ कमीशन के पास ये विषय है। राज्यों ने भी अपनी कुछ इसमें पहल की, जैसे गोवा में यूसीसी पहले से ही है जी। उत्तराखंड ने लागू कर दिया, कानून बना दिया। हमारे यहाँ भी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इसकी बारीकियों को समझ रहा है, इसमें एक रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि लॉ कमीशन जो रिपोर्ट देगा तो सरकार इस संबंध में निश्चित रूप से काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था 2024 में, उसमें हमने इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। वक्फ को लेकर के सर क्या स्थिति है अभी? दूसरा, आपने 1 नेशन 1 इलेक्शन जो पूछा था, वो भी हमारे मंत्रालय से ही जुड़ा हुआ विषय है। जी। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। उस समिति ने सभी दलों से राय ली। मैं भी उसमें स्पेशल इन्वाइटी के नाते एक सदस्य था। हमारे गृह मंत्री जी भी उसमें सदस्य थे। वरिष्ठ हमारे हरीश साल्वे जैसे और गुलाम नबी आजाद जैसे ये सब सभी सदस्य थे। उनकी जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कहती है कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। चुनाव एक साथ हों तो हमें दिक्कत नहीं है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है। उस रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक ने अप्रूव कर दिया। इसका मतलब हम एक कदम आगे बढ़े। अगर रिपोर्ट हम कैबिनेट से अप्रूव नहीं होती वो, तो हम उस रिपोर्ट तक थे, हम एक कदम आगे बढ़ गए हैं। और एक राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में एक कमेटी और बन गई है
जिसमें राजनाथ सिंह जी हैं और किरण रिजिजू जी हैं और मैं भी हूं, जी कि हम दूसरे दलों से हम सहमति बनाने का काम कर रहे हैं। भाई इसका विरोध क्यों कर रहे हो, ये तो देश हित में है। जैसे अभी मैं आपका अभी वीडियो देख रहा था जेसी बोस का, जी ये भी बोल रहे थे कि इलेक्शन बार बार होते हैं तो देश में खर्चा भी होता है, जी काम भी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से लगता है तो काम भी नुकसान होता है, बोल ही रहे थे। अच्छा, इनकी तो एक तो तारीफ करनी पड़ेगी, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने कहा मोदी जी बन रहे हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल, प्रिडिक्शंस के लिए सर जाने जाते हैं और जाहिर है जी। तो फिर सर इस पे स्थिति क्यों स्पष्ट नहीं हो रही है? वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अगर दिक्कत नहीं है, वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के भी है, तो ये क्या इस बार लागू होने की नहीं, उम्मीद दिक्कत का कोई विषय नहीं, प्रोसीजर है इसमें। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास विषय गया हुआ है, वहां से रिपोर्ट आने वाली है, राज्य भी इसमें लगे हुए हैं, हम आगे ही बढ़ रहे हैं, इसमें पीछे जाने का विषय नहीं है। और मैंने कई बार पहले भी कहा था, मैं आपके माध्यम से भी कहता हूं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो सिविल लॉ है ना, इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब जैसे कोई आदमी मोटरसाइकिल पे चल रहा है या स्कूटर पे चल रहा है तो हेलमेट लगाना ही चाहिए ना। जी इसमें कोई ये देखे कि मैं हिंदू हूं या मैं मुस्लिम हूं, अभी तो हम सिविल सोसाइटी मतलब नागरिक हो ना, जो नागरिकों के लिए कानून है, इसका कोई किसी को विरोध होना ही नहीं चाहिए। वक्फ बोर्ड को लेकर के सर जो वक्फ बोर्ड में जो आपका अमेंडमेंट आ रहा है जी। उसके लिए कमेटी बनी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जगदम्बिका पाल साहब हमारे वरिष्ठ जो जी सांसद हैं, नेता हैं, वो उसके अध्यक्ष बने हैं, उसकी मीटिंगें हो रही है। सदस्य कुछ थोड़ा बहुत विवाद जरूर कर रहे हैं उसमें, कई तरह की चीजें, कभी बाइकाट भी कर रहे हैं, जी बहिष्कार। लेकिन ये कानून भी वक्त की जरूरत है। बहुत से ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिसपे लोगों ने कब्जा कर लिया, जिला कलेक्टर भी उसका सर्वे नहीं कर सकता। और ये वक्त किसके काम आता है? गरीब मुसलमानों की पढ़ाई में, रिसर्च में, कोचिंग में, अस्पताल के कामों में काम आना चाहिए। लेकिन इसमें इंक्रोचमेंट करने वाले दूसरे लोग हैं, वो जो इंक्रोचमेंट करके बैठे हैं उसमें भाड़ा भी बीच में गड़बड़ हो रही है। ऐसी रिपोर्टें आई है, हमारी कम समिति के सामने भी आई है। अगर वक्फ की संपत्ति सर्वे होकर के सही ढंग से इसका निस्तारण होगा तो फायदा किसका होगा? गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। इसलिए मुस्लिम समाज के लोग भी इसको आगे आकर के कह रहे हैं इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। उससे पहले भी तो पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया है। वोट बैंक की राजनीति के कारण कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अमेंडमेंट का जब आपने जिक्र किया है सर, तो बहुत सारी धाराएं, लगभग 10 धाराएं मेरे ख्याल से जो बदली गई हैं, जैसे कि 420 धारा को बदल दिया गया, कुछ और धारा उसके ऊपर लगा दी गई। इसको लेकर के विपक्ष ने बहुत ज्यादा बवाल किया। उन्होंने कहा इसकी जरूरत क्या थी? ये आप शायद बात कर रहे हो न्यू क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ का। देखिए, हमारे जो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानून कब बने? मैं थोड़ा आपको इतिहास में ले जाना चाहता हूँ। जी 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू राइट्स मिले, किसको? बंगाल, उड़ीसा और बिहार के। और धीरे धीरे उन्होंने शासन अपने हाथ में ले लिया। ठीक 100 साल बाद 1857 में, जिसको अंग्रेजों ने गदर कहा, लेकिन हम लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन कहा। 1757, 1857। उसके बाद अंग्रेजों ने देखा कि कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा, तो उन्होंने ये राज्य अपने हाथ में लेना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी से राज्य अपने हाथ में लिया, क्राउन के हाथ में आया, राजा के हाथ में आया, ब्रिटिश राजा के हाथ में। तो उन्होंने कहा कि हमें लंबे समय तक शासन करना है। और इन्होंने विद्रोह कैसे किया? तो उनको दंड देना था, इसलिए वो दंड संहिता लेकर के आए। और मोदी जी को न्याय देना है नागरिकों को, इसलिए हम न्याय संहिता लेकर के आए। इसलिए जरूरत थी इसकी, यानी न्याय इस देने बदलाव की जरूरत थी। सर, जब भी जिक्र मोदी गवर्नमेंट का होता है, और जिस तरीके से विदेश नीति प्रधानमंत्री मोदी के नजरिए से भी देखिए, हमारे कानून से भी देखिए, अभी अभी कनाडा वाली आपको जानकारी मिली होगी। क्या लगता है आपको इस तरह की चीजें, क्योंकि बड़े प्रत्यक्ष रूप से जो फैसले हैं वो लिए गए, उच्चायुक्त को बुलाया गया है, वापस हमने अपनी तरफ से कार्रवाई की है, क्या लगता है आपको विदेश नीतियों में ये कार्रवाई किस तरीके से आगे और बढ़ेगी, क्या होगा? देखिए, भारत का हित ये हमारी विदेश नीति का अंग है। और नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं देश के, भारत का मान और सम्मान तेजी से बढ़ा है। जो हमारा पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट, उसकी ताकत बढ़ी है। जो बाहर लोग रहते हैं वो कहते हैं इतना चेंज आ गया, इतना चेंज तो कभी कल्पना ही नहीं थी। एक MADAD करके मदद करके एक पोर्टल है विदेश विभाग का, जो बाहर रहते हैं वो मदद पोर्टल पे जब जाते हैं
और जब उनको मदद मिलती है तब पता चलता है। लेकिन मदद पोर्टल बना था सुषमा जी के पीरियड में और बहुत शानदार ढंग से काम कर रहा है। कोई भी नागरिक परेशान हो, कहीं भी भारत का किसी कोने में रहता हो संसार के, मदद पोर्टल पे वो चला गया तो तुरंत उसको रिलीफ मिलती है। पहले तो नहीं थे ना ऐसा जी। इसलिए विदेश नीति बहुत सफल है। और जो कनाडा का आपने जिक्र किया, ऐसे कई बार सख्त संदेश देने भी पड़ते हैं और बहुत जरूरी भी है और वही संदेश दिए भी गए हैं। जी। सर एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप राजस्थान से और हमारी जड़ें राजस्थान से है। राजस्थान में इस समय क्या चल रहा है? आने वाले दिनों में उपचुनाव भी होने, क्या तैयारी है बीजेपी की तरफ से, और राजस्थान में क्या सब कुछ ठीक है? देखिए, हमारी अभी 2 मीटिंगें हुई। एक हमारी राजस्थान भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की मीटिंग CMR में हुई, भजन लाल जी उसमें थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी भी थे जी। और उसी दिन शाम को JP नड्डा जी के घर पे भी एक मीटिंग हुई जिसमें गृह मंत्री जी भी थे, BL संतोष जी भी थे और जो राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी के लोग थे वो भी थे। हमारी रणनीति तय है, हम 7 की 7 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, ये हमारी रणनीति है, उस दिशा में चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन मेघवाल जी, और जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि कानून है तो हम है और हमसे ही कानून है और सर यहाँ पे मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।